Welcome everyone. I am here with the topic from trade to territory, व्यापार से साम्राज्य तक. It's part 2 and in the previous video I have covered the topic how the East India Company comes to East. East India Company began trade in Bengal as well as the consequences of the weak rulers in the center. Now today we will discuss the few other points. So one is the reasons for a battle of Plassey. प्लासी की लड़ाई के कारण ये क्या रहे. जैसा कि in the previous video we discussed the company want concession and other privileges, whereas the Nawab they refused. वो नहीं चाहते थे कि उनको कंसेशन दिया जाए और प्रिविलेज या सुविधाएं दी जाए, और वो चाहते थे कि जो नवाब है वो उनके इशारों पर काम करे, उनके कठपुतली की तरह का काम करे. तो जो सिराजुद्दौला है वो उनकी बातों को नहीं मानते हैं. सिराजुद्दौला ने उनकी जो किलेबंदी थी उसको रोक दी राजस्व चुकाने के लिए, कि वो अपना जो रेवेन्यू है दे हैव टू पे द रेवेन्यू. एंड उनको जो है जो ड्यूटी फ्री टैक्स था, जो बिजनेस था, उनको उसको करने से मना कर दिया. और दोनों जो पक्ष है नेगोशिएशन दे फेल्ड बिटवीन द कंपनी और नवाब के बीच में जो नेगोशिएशंस है वो जो है फेल हो गई. पीछे हटने को कोई तैयार नहीं है. तो उससे क्या होता है कि जो सिराजुद्दौला है, जब कंपनी वाले नहीं मानते हैं, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर जो है नहीं मानते हैं और वो अपने तरीके से बिजनेस कर रहे हैं, तो जो सिराजुद्दौला है, सिराजुद्दौला ही मार्च्ड विद 30,000 सोल्जर्स टू ईस्ट फैक्ट्री कासिम बाज़ार. वो कासिम बाज़ार की तरफ को जाते हैं और वहाँ पर फैक्ट्री पर हमला बोलते हैं, उस एरिया को जीत लेते हैं और उनको बंदी बना लेते हैं. जो भी उसकी फैक्ट्री के अंदर में होते हैं, तो उसको जो कलकत्ता है वो अब ब्रिटिश से, जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उनसे वो छूट जाती है. तो अब इस पर जो अधिकार है वो सिराजुद्दौला का हो जाता है. अब इससे आगे क्या होता है कि जब कंपनी को लगता है कि अब तो वो जो कलकत्ता है वो उनसे छूट गया, हार, मतलब अब उनको अपनी जो है हार जो है लगता है कि निश्चित है, और क्योंकि जो फोर्ट है उस पर अब जो सिराजुद्दौला है उसका कब्जा हो जाता है. तो एज द न्यूज़ दैट स्प्रेड्स दैट की फॉल ऑफ कलकत्ता, सो कंपनी ऑफिशियल्स इन मद्रास, अब जो मद्रास के जो कंपनी ऑफिशियल्स है, अब वो क्या करते हैं कि वो कलकत्ता की तरफ को आ जाते हैं और एक नौसेना की टुकड़ी इसके साथ में रॉबर्ट क्लाइव के साथ में वो यहाँ पर आ जाते हैं कलकत्ता में. और नाउ व्हाट हैपन्स, ये नवाब का कंपनी की फैक्ट्री पर तो कब्जा हो जाता है, लेकिन अब कंपनी का रुख क्या है? रीइंफोर्समेंट फ्रॉम द नावल फ्लीट्स जो कलकत्ता के लिए रवाना होती है मद्रास से, और फिर ये प्लासी की लड़ाई हो जाती है. जो रॉबर्ट क्लाइव है, रॉबर्ट क्लाइव कहते हैं कि ठीक है, अब इसका परिणाम जो है सिर्फ युद्ध ही होगा. तो प्लासी की लड़ाई होती है. लेकिन उससे पहले रॉबर्ट क्लाइव जो है बहुत टैक्टफुली वो क्या करता है कि जो सिराजुद्दौला का एक कमांडर है मीर जाफ़र, उसको एक लालच देते कि अगर आप एक तरफ से सेना को अलाउ ना करें लड़ाई लड़ने के लिए, तो हम आपको नवाब बना देंगे, और ये जो सिराजुद्दौला है ये हार जाएंगे, और आफ्टर दैट वी विल मेक यू द नवाब. और यही होता है कि मीर जाफ़र जो है वो नेवर फॉट अ बैटल, युद्ध में भाग नहीं लेता है, और जो ब्रिटिश की प्लानिंग है वो सक्सेसफुल हो जाती है. ब्रिटिश हैव द गुड
वेपन्स, उनके पास में एम्यूनिशन बहुत अच्छे हैं। और सिराजुद्दौला की हार हो जाती है। एंड विद दिस द बैटल ऑफ प्लासी दैट केम टू एन एंड। तो ये एक है कि किस चालाकी से ब्रिटिशर्स ने जो कलकत्ता है और नवाब है, नवाब को हरा दिया। सो नाउ द बैटल ऑफ प्लासी दैट बिकेम फेमस, इट वॉज द फर्स्ट मेजर विक्ट्री ऑफ द कंपनी इन इंडिया। सिराजुद्दौला को मार दिया जाता है, दैट इज असैसिनेटेड। मीर जाफ़र वॉज मेड अ नवाब। अब वो कठपुतली की तरह का, जिस तरह जैसे वो ब्रिटिशर्स कहेंगे, कंपनी कहेगी, उसी तरह से उसको काम करने पड़ेंगे। एंड कंपनी नॉट विलिंग टू टेक एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि वो अभी डायरेक्ट जो है एडमिनिस्ट्रेशन पर अपना हस्तक्षेप नहीं कर जाती है डायरेक्टली, तो इसीलिए उन्होंने क्या किया कि अपना जो पपेट नवाब है उसको राजगद्दी पर बिठा दिया, क्योंकि वो फोकस कर जाते हैं टुवर्ड द एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस। वो व्यापार पर ही अभी वो फोकस करना चाहते हैं कि व्यापार उनका बढ़ जाए, तो बिकॉज दे बेसिकली हैव कम हियर फॉर द बिजनेस। अब इसके साथ में जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र को जब नवाब बनाया तो ये कहते हुए कि अगर आप हमें ये युद्ध के बाद पैसे देते रहोगे और बिजनेस हमें फ्रीली करने देंगे, और इसके साथ साथ जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र को हर महीने कंपनी को पैसे भी देने हैं, और जैसे ही वो कंपनी को खुश करता रहेगा वो नवाब बने रहेगा। अगर वो कंपनी को खुश नहीं करता है, कंपनी के अफसर को खुश नहीं करता है, देन ही मे बी रिमूव्ड। यही देखते हुए कि अब जो मीर जाफ़र है वो बड़ा दुखी हो गया। ही वॉज नॉट एबल टू कीप देम हैप्पी, क्योंकि उनकी जो इच्छाएं वो बढ़ती जा रही है। दे आर डिमांडिंग मोर एंड मोर मनी, मोर एंड मोर रेवेन्यू। तो अब इसके बाद क्या करते हैं कि वो मीर जाफ़र को हटाकर डिपोस्ट हिम एंड मेड मीर कासिम एज द नवाब। तो मीर कासिम को वो नवाब बना देते हैं। अब जब मीर कासिम नवाब बनता है तो उसके बाद क्या होता है, सेम उसी तरह से कि मीर कासिम भी अगर नवाब बनाया गया तो उसको भी वैसे ही पे करना है, रेवेन्यू पे करना है, और वैसे ही कंपनी को खुश करते रहना है। तो अब इससे होता क्या है, सो नाउ व्हाट हैपन्स। तो इससे क्या होता है कि जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र को डिपोस्ट करते हैं और मीर कासिम नवाब बन जाता है। और मीर कासिम को भी जब ज़्यादा मुश्किल हो जाती है कि वो कितना देर, मतलब ब्रिटिश को ही विल कीप ऑन गिविंग। सो अब बैटल ऑफ बक्सर, जो बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, बिहार में पड़ता है, तो बक्सर का युद्ध होता है। और उसमें जो कंबाइंड फोर्सेस, जो अवध का नवाब है मीर कासिम हो गया, और जो मुग़ल सेनाएं हैं वो मिलके ब्रिटिश के साथ में लड़ाई करते हैं, युद्ध होता है। इन दैट एंड विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। 1765 में फिर इलाहाबाद की ट्रीटी होती है। और इसके बाद मीर जाफ़र को दोबारा से, क्योंकि ये तो सब हार जाते हैं, और मीर जाफ़र वॉज अगेन मेड द नवाब। अब जब मीर जाफ़र को दोबारा से नवाब बनाते हैं तो मीर जाफ़र को ये कहकर कि यू हैव टू पे 5 लाख एवरी मंथ, कंपनी वॉन्टेड मोर मनी टू फाइनेंस इट्स वॉर्स टू मीट द डिमांड्स ऑफ ट्रेड एंड इट्स एक्सपेंसेस, और टेरिटरी को बड़ा करना है। तो इसी बीच में जो मीर जाफ़र है, मीर जाफ़र की डेथ हो जाती है। उसकी मृत्यु के बाद अब जो कंपनी है वो ये डिसाइड करती है कि नाउ ऑनवर्ड्स नो वन विल बिकम द नवाब। वो अब कोई भी लोकल रूलर को नवाब नहीं बनाएंगे, एंड नाउ दे विल बिकम देमसेल्फ द नवाब। अब वो एडमिनिस्ट्रेशन को खुद से कंट्रोल करेंगे। नाउ हियर इज़ कि व्यापार से साम्राज्य तक,
फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी। सुना हो, ये जो एरिया है ये ब्रिटिश के अधीन में हो जाता है। सो इट इज़ कि जो एक ट्रेड करने के लिए आए, अब वो ट्रेडर बन के यहाँ पर मैं रह रहे। एंड स्लोली वी विल सी दैट हाउ दे दे कैप्चर्ड ऑलमोस्ट मेजर पार्ट ऑफ द इंडिया। कैसे उन्होंने धीरे धीरे पूरे मेजर पार्ट को, जो ये येलो पार्ट है ये सारा ब्रिटिश का है। तो धीरे धीरे देखेंगे इन द कमिंग टॉपिक्स दैट हाउ दे हैव एक्सटेंडेड देयर एम्पायर। अब नेक्स्ट है कि कंपनी बिकम नवाब। अब कंपनी जो है वो नवाब बन जाती है, क्योंकि अब जो एडमिनिस्ट्रेशन का जिम्मा है वो अब कंपनी ने अपने हाथ में ले लिया कि जो बंगाल है, बंगाल का एडमिनिस्ट्रेशन का जो जिम्मा है वो उनका रहेगा। एंड द कंपनी बिकम नवाब, और दैट इज़ दैट दे हैव नाउ मोर पावर एंड मोर अथॉरिटी। सत्ता और ज़्यादा ताकत है। एंड अब जो उनके जो ऑफिसर है वो नवाब की तरह का अपने आप को, जो उनकी जो लाइफ है उसको व्यतीत करना चाहते हैं, लेकिन जो विजन है वो नवाब की तरह का नहीं है। उनका है कि किसी तरह से ज़्यादा फ़ायदा लिया जाए, जबकि नवाब का है कि जो साम्राज्य है, साम्राज्य समृद्ध होना चाहिए। उनका है कि खुद वो समृद्ध हो जाए, उनको मासिस से, जनता से कोई सरोकार नहीं है। नाउ सम ब्रीफ अबाउट द रॉबर्ट क्लाइव, क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने ही बैटल ऑफ प्लासी लड़ा, उसके बाद ये एक्सपेंशन हुई और उसके बाद उनको जो है यहाँ का गवर्नर भी बना दिया जाता है। तो ये रॉबर्ट क्लाइव मद्रास में ये 18 साल की उम्र में ये आए थे इन 1743 में ये मद्रास आए एट द एज ऑफ 18। 1764 में ये गवर्नर ऑफ बंगाल, गवर्नर बना दिए गए। और 1772 को इन पर फिर जब ये यहाँ से वापस चले जाते हैं तो इन पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में करप्शन का इल्ज़ाम लगता है। जबकि इनको जब बंगाल में लाया गया था तो ये इस जब गवर्नर बनाया गया को ये कहते हुए कि जो बंगाल में करप्शन है उसको ख़त्म करना है, लेकिन इन पर ही करप्शन के इल्ज़ाम लगते हैं। एंड 1774 में जब इनको एक्विटेड किया जाता है एंड after that he commits suicide. That is a brief about the Robert Clive. Now next is that company want to expand its empire. अब वो अपना जो एरिया है वो उसको एक्सपेंड कर जाते हैं टू एक्सपेंड देयर रूल, कंपनी का फैलता हुआ शासन। नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक। सो हियर व्हाट दे डिड, एक तो जहाँ पर मैं जो तो एरिया उनके डायरेक्ट कंट्रोल में आ गया वो तो वहाँ पर मैं गवर्नर है ही है, लेकिन जो दूसरे जो राजा है उनको ये कि हम आपके दरबार में हमारा एक रेजिडेंट रखें। अपॉइंटमेंट ऑफ द रेजिडेंट, तैनाती की गई। और दैट वाज द इंटरफियरेंस इन इंडियन स्टेट्स। अब ये डायरेक्ट दखल हो गया भारतीय राजाओं के राज्यों में और राजाओं के जो कार्य है उसमें देख रेख में उनकी डायरेक्ट इंटरफियरेंस हो गई। एंड दे विल, जो ये रेजिडेंट है, दे विल बी द डिसीजन मेकर्स। कुछ अहम निर्णय उन्हीं के द्वारा लिए जाएंगे। अब दूसरा जो है नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब ये तो एक था कि रेजिडेंट के ये उनकी जो एक्सपेंड कैसे उन्होंने अपने उसको जो रूल है उसको एक्सपेंड किया, एक रेजिडेंट को अपॉइंट कर दिया। अब रेजिडेंट जो है उनकी जो अंदर की बातें हैं राजा की वो खुफिया तौर से उनको पता लग जाएगी। और दूसरा है सब्सिडरी अलाइंस, सहायक संधि। ये कहकर कि हम एक सहायक संधि करेंगे भारत के राजा के साथ में, जो इसको इच्छुक होगा उसके साथ में जो ब्रिटिश और जो यहाँ का राजा है वो दोस्ती कायम हो जाएगी। देयर विल नॉट बी अ इंडिपेंडेंट आर्मी, स्वतंत्र सेना का अधिकार नहीं होगा, सेना जो है वो ब्रिटिश की देखरेख में होगी। एंड दैट द किंगडम विल बी प्रोटेक्टेड बाय द कंपनी। एंड फॉर प्रोटेक्शन फॉर दैट आर्मी दे हैव टू पे, उनको पे करना पड़ेगा सब्सिडरी फोर्सेस को, जो है सब्सिडी अलाउंसेस पे करने पड़ेंगे।
अगर वो पे करने से मना करता है और नहीं दे पाता है, देन इन दैट केस इफ़ ही फेल देन ही हैज़ टू गिव द पार्ट ऑफ दैट टेरिटरी, अपनी टेरिटरी का हिस्सा देना पड़ेगा। इसके साथ साथ अगर कोई दूसरा राजा कंपनी पर अटैक करता है तो जिस राजा ने सहायक संधि पर हस्ताक्षर कर दिए, जो दोस्त हो गया कंपनी का, वो उस इंडियन राजा की मदद नहीं करेगा। सो दैट इज़ दैट द सब्सिडी अलायंस। तो इस तरह से उन्होंने कुछ राजाओं के साथ में ये सहायक संधि कर ली। और इसी तरह से ये सब्सिडी अलायंस के तहत जो अवध के नवाब है उनसे जब व्हेन दे वर नॉट एबल टू गिव द मनी, तो उनकी आधी टेरिटरी, आधा हिस्सा उनसे ले लिया गया। एंड हैदराबाद वॉज ऑल्सो फोर्स टू सीड द टेरिटरी ऑन सिमिलर ग्राउंड्स। इसी तरह से इन्होंने तो किस तरह से वो अपने जो रूल है, अपना रूल है, उसको एक्सपेंड करना शुरू कर दिया। देन नेक्स्ट इज टुवर्ड द साउदर्न साइड। अब जो साउदर्न साइड में टीपू सुल्तान, द टाइगर ऑफ मैसूर, जिसको कि शेर मैसूर कहा जाता है, अब इनके साथ में कॉन्फ्लिक्ट शुरू रहते हैं। अब ब्रिटिश को कि टीपू सुल्तान का जो एरिया है वहाँ पर में फ्रेंच पीपल का ज़्यादा व्यापार बढ़ रहा है। वो नहीं चाहते हैं कि किसी तरह से दूसरे देश के जो व्यापारी है वो फले फूले। वो चाहते हैं कि उनका खुद का सिंगल जो अधिकार है वो उनका रहे। सो दैट इज़ वाई सो देयर वर द कॉन्फ्लिक्ट्स ऑन ट्रेड ऑन मालाबार कोस्ट। अब वो कॉन्फ्लिक्ट्स है और टीपू सुल्तान ब्रिटिशर्स को अलाउ नहीं करता है व्यापार करने के लिए। ही ऑल्सो अलाउड दिस अलाउड द लोकल मर्चेंट्स नॉट टू ट्रेड विद द कंपनी, कि कंपनी के साथ में कोई व्यापार भी नहीं करेगा। अब यहाँ पर जो व्यापार मेनली होता है दैट वाज द कार्डेमम, स्पाइसेस, जो यहाँ से जो व्यापार किए जाते थे, सैंडलवुड का था, पेपर का था। तो जब इसको स्टॉप कर दिया, अब जो ब्रिटिशर्स है वो बड़े आग बबूला हो जाते हैं, बड़ा गुस्सा हो जाते हैं दैट हाउ ही कैन डिसअलाउ अस। और जो टीपू सुल्तान है ही हैज़ अ गुड रिलेशन विद द फ्रेंच फोर्सेस। और फ्रेंच पीपल जो कंपनी है उन्होंने जो टीपू सुल्तान की सेना है उसको ट्रेन भी किया था, उनको इक्विपमेंट और नए जो हथियार हैं उसको भी उनको दे दिया था, और इसकी मदद से वो ज़्यादा ताकतवर भी हो रहे थे। एंड नाउ दैट लेड फॉर द एंग्लो मैसूर वॉर, जो टीपू सुल्तान के साथ में युद्ध होते हैं। वन इज 1767-69, जब अलीवर्दी खान उनके पिताजी जब शासन करते हैं। 1782 के जो बाद जो है टीपू सुल्तान रूल करते हैं, तो 1782 में फिर दूसरी लड़ाई होती है, ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। फिर तीसरी जो लड़ाई होती है दैट इज़ 1792 ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टम। इसमें श्रीरंगपट्टम में एक संधि की जाती है और जो समझौता हो जाता है दोनों ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में और टीपू सुल्तान के बीच में। लेकिन ये लड़ाई कंटिन्यू चलती रहती है, दुश्मनी ख़त्म नहीं होती। ट्रीटी से संधि जो हुई उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और 1799 में फिर एक लास्ट लड़ाई होती है जिसमें कि टीपू सुल्तान की डिफीट हो जाती है एंड दैट जो उनका जो किंगडम है श्रीरंगपट्टम वो इनडायरेक्टली ब्रिटिशर के अधीन में हो जाता है। अब वो क्या करते हैं कि टीपू सुल्तान के बाद जो वोडियार डायनेस्टी है, वोडियार डायनेस्टी के एक छोटे से बच्चे को वो नवाब घोषित कर लेते हैं, लेकिन वो एक सिर्फ नामात्र के लिए था कि वो रूल कर रहे, बट इनडायरेक्टली दैट द ब्रिटिश वर रूलिंग। अब नेक्स्ट है जो ब्रिटिशर्स है, अब उनकी और इच्छा है टू एक्सपेंड द एम्पायर। अब वो मराठास की तरफ को अपना जो है वो शुरुआत करते हैं कि लड़ाई के लिए।
जो महाराष्ट्र जो एरिया है, नाउ दे वांट टू एक्सपेंड दैट एरिया। सो दैट इज़ कि जो मराठाज है वो पानीपत की लड़ाई के बाद जो 1761 में लड़ाई होती है, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, उसमें उनकी हार हो जाती है अहमद शाह अब्दाली के साथ में, और अब वो वीक हो जाते हैं। वीक होने के साथ में अब एक ताकतवर सत्ता नहीं रहती है, तो ये क्या है कि अलग अलग गुटों में बढ़ जाते हैं। वन इज सिंधिया, और दूसरे हैं होलकर, तीसरे हैं गायकवाड़, चौथे हैं भोंसले। ये चारों जितने भी हैं, ये इनका एक हेड क्वार्टर होता है पुणे में, जहाँ पर कि पेशवा दैट इज़ कंट्रोलिंग। तो पुणे इज़ हेड क्वार्टर अंडर पेशवा राजमंडल, और ये सब उनके अधीन में, लेकिन इंडिपेंडेंटली ये लोग दे आर रूलिंग। सिंधिया जो है ग्वालियर के, होलकर इंदौर से, गायकवाड़ बड़ौदा से, और भोंसले नागपुर से। हेड क्वार्टर इनका पुणे में। सो दैट वॉर्स, एंग्लो मराठा वॉर्स, अब ये लड़ाइयाँ शुरू होती हैं इनके बीच की। एंग्लो मराठा वॉर्स में वन इज़ दैट फर्स्ट जो 1782 में ट्रीटी ऑफ सालबाई होती है, फिर 1803 से लेकर 1805 के बीच में, फिर 1817 से 1819 तीसरी लड़ाई, अंतिम लड़ाई, जिसमें कि इनकी पावर को क्रश कर दिया जाता है। जो पेशवा होते हैं उनको जो है पेंशन पर भेजा जाता है बिठूर नियर कानपुर में। अब जो इनका किंगडम है वो भी, जो एरिया है वो ब्रिटिश के अंडर में हो जाता है। हियर वी कैन सी नाउ हाउ दे हैव एक्सपेंडेड देयर एम्पायर। अब ये कैसे इन्होंने अपना एम्पायर साउथ इंडिया में बढ़ा दिया। सो इट वॉज दैट स्लोली हाउ दे वर एक्सटेंडिंग देयर एम्पायर। सो इन फर्दर टॉपिक्स वी विल डिस्कस दैट हाउ दे हैव एक्सपेंडेड फर्दर द एरियाज ऑफ देयर ओन डोमिनेशन। सो नेक्स्ट इज, अब और रूल एक्सपेंड करने के लिए उन्होंने फिर एक और पॉलिसी लाई, पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी, सर्वोच्चता की नीति। इसमें कि जो राजा ये मानेगा कि यहाँ ब्रिटिश ज़्यादा ताकतवर है, वो उनको टैक्स रेवेन्यू देते रहे कंपनी को, और दे कैन रूल इन दैट एरिया। लेकिन कुछ राजा ऐसे थे, रानियाँ ऐसी थी जो इनको विरोध करते रहे। उनमें से एक रानी चेन्नम्मा थी, किटूर पे, कर्नाटका। 1824 में ये जो अरेस्ट हो गई जब इनने विरोध किया, और 1829 में शी डाइड इन द प्रिजन। फिर इनकी जगह पर जो रानी चेन्नम्मा, वो चौकीदार जो रायना थे, उनके बीच संघर्ष होता है। जो रायना है संगोली में 1830 में इनको भी जो है हैंग कर दिया जाता है बाय द ब्रिटिश। देन नाउ दे वांट टू शिफ्ट टुवर्ड द नॉर्थ वेस्ट पार्ट। नॉर्थ वेस्ट पार्ट कौन सा हो गया? इंडिया के नॉर्थ के वेस्ट में, मतलब कि जो अफ़गानिस्तान पाकिस्तान का जो पार्ट है इस एरिया में, और सिंध जो पार्ट है, नाउ दे वांट टू पंजाब का जो एरिया है, अब उस पर वो फोकस कर जाते हैं। इससे पहले उनको था कि कहीं रशिया, जैसे 1830 के बाद से लेकर ऐसा लग रहा था कि रशिया जो है अपने को नीचे इंडिया की तरफ को ना एक्सपेंड कर दे। सो बिफोर दैट दे वांट अ चेक इन द नॉर्दर्न साइड। तो देन दे हैव द वॉर्स विद द अफगान। 1838 और 1848 के बीच में इनके जो है लड़ाइयाँ होती है, एंड देन इस्टेब्लिश इनडायरेक्ट रूल ऑफ द कंपनी। सिंध पर 1843 में, और पंजाब में भी 1849 के करीब में, जब 1839 में राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है, देन आफ्टरवर्ड द वीक रूलर्स दे स्टार्ट रूलिंग, और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, तो पंजाब भी एक पावरफुल सत्ता नहीं रहती है। सो इन 49 में जो सिख के साथ में युद्ध होता है, इन दैट ऑल्सो द पंजाब, उसमें लाहौर तक का जो एरिया था और कश्मीर वाला एरिया, दैट वाज आल्सो टेकन बाय द ब्रिटिश। अब क्या हो गया कि अफगानिस्तान भी, सिंध भी, पंजाब भी। अब इसके साथ साथ में नेक्स्ट था, एक और पॉलिसी लेकर आए ब्रिटिशर्स, दैट वाज द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में ये दैट वाज बाय द लॉर्ड डलहौजी, और पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेंसी बाय लॉर्ड हेस्टिंग्स। अब डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में की विलय नीति, अगर लैप्स हो जाएगा शासन किसका?
इंडिया के उस राजा का जिसके अपना कोई मेल हीर नहीं है, मतलब अगर अगर उसका खुद का अपना बेटा नहीं है, देन इफ द एडॉप्टेड सन और डॉटर कैन नॉट बिकम द रूलर, गोद लिया हुआ बच्चा शासक नहीं बन सकता है। तो इसमें कुछ जो राज्य थे वो इस तरह से जो इसके अधीन आ रहे थे, सतारा, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर, झांसी, जिनको ये कहते हुए कि आपके आगे बेटा नहीं है, अब जो किंगडम है वो जो है ब्रिटिश का हो जाएगा। तो सतारा को 1848 में, संबलपुर को 1850 में, उदयपुर को 1852 में और नागपुर को 1853 में, झांसी को ये कह के कि 1854 में। तो इस तरह से नाउ दे आर एक्सटेंडिंग, व्यापार से साम्राज्य अपना कंपनी रूल एक्सपेंड कर रही है भारत पर। ऑलमोस्ट हम देखेंगे कि पहले बंगाल से लेकर नीचे कलकत्ता, बंगाल से लेकर मैसूर का एरिया, फिर महाराष्ट्र का एरिया, उसके बाद ये छोटे छोटे जो किंगडम है, जो सतारा हो गया, संबलपुर हो गया, उदयपुर, नागपुर, झांसी, फिर अफगानिस्तान, सिंध, पंजाब, इन दैट वे दे वर ऑलमोस्ट कंट्रोलिंग द एम्पायर। देन नेक्स्ट इज अवध। अवध को ये कह के कि आप जो है मिस रूल हो रहा है, सही से आप रूल नहीं कर पा रहे हैं, और इसलिए दे वांट टू कंट्रोल द एम्पायर। अब वो और 1856 में ये कहकर उनको भी इससे अपने अधीन में कर लिया। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी है, कंपनी का रूल तो एक्सपेंड हो गया। हियर वी कैन सी दैट हाउ द कंपनी हैव एक्सटेंडेड द एम्पायर। अब ये एरिया हो गया उनका, ये जितना भी ये येलोइश पार्ट है, दैट इज ऑलमोस्ट कवर्ड बाय द ब्रिटिश। So here we have discussed many of the policies of British, that how cleverly they have extended their empire. For the further topics, keep watching the video. Thank you.